सोचिए, भारत का पहला महान साम्राज्य, एक ऐसा साम्राज्य जिसने लगभग पूरे उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे ला दिया। इसकी कहानी शुरू कहां से हुई? आज हम इसी के संस्थापक महान चंद्रगुप्त मौर्य की अविश्वसनीय दास्तां को समझने वाले हैं। ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है ना? कि कैसे एक अकेला इंसान बिखरे हुए राज्यों को जोड़कर जमीन से उठकर एक साम्राज्य बना सकता है। ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि कैसे कोई साधारण शुरुआत से उठकर इतिहास का रुख मोड़ सकता है। चलिए इस असाधारण सफर पर चलते हैं। तो हर महान कहानी की तरह चंद्रगुप्त की कहानी भी थोड़े रहस्य से शुरू होती है। खासकर जब बात उनके जन्म और शुरुआती जिंदगी की आती है तो हमें अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं। देखिए, मजे की बात यह है कि पुराने ग्रंथ भी इस पर एकमत नहीं हैं कि चंद्रगुप्त आखिर थे कौन। एक तरफ बौद्ध और जैन ग्रंथ कहते हैं कि वो मौर्य वंश के एक क्षत्रिय यानी योद्धा परिवार से थे, तो वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मणवादी साहित्य में उन्हें निम्न कुल का बताया गया है। और शायद यही रहस्य उनकी शख्सियत को और भी दिलचस्प बना देता है। और यहीं कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़ जो सब कुछ बदलने वाला था। महान रणनीतिकार चाणक्य की नजर एक खेल खेलते हुए युवा चंद्रगुप्त पर पड़ती है। वो उसमें एक चिंगारी देखते हैं, एक राजा बनने की काबिलियत। चाणक्य उसे अपने साथ ले जाते हैं तक्षशिला, जो उस जमाने का सबसे बड़ा एजुकेशन सेंटर था। ये वो मुलाकात थी जो हिंदुस्तान के इतिहास की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो तक्षशिला में अपनी तालीम पूरी करने के बाद चंद्रगुप्त का मकसद बिल्कुल साफ था, मगध के ताकतवर नंद वंश को उखाड़ फेंकना। उस वक्त वहां का राजा था धनानंद, जो अपने जुल्मों के लिए काफी बदनाम था। लेकिन देखिए, बड़ी जीतें इतनी आसानी से नहीं मिलती। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने सीधे मगध की राजधानी पर हमला किया, पर उनकी ये कोशिश बुरी तरह नाकाम रही। उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि इतने बड़े दुश्मन को हराने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, बल्कि एक बेहतर रणनीति की जरूरत है। और यहीं पर चाणक्य की ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी सामने आती है। उन्होंने एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण दिया, एक गरम रोटी का। कोई भी रोटी को सीधे बीच से खाने की कोशिश नहीं करता, है ना? जहां वो सबसे ज्यादा गर्म होती है, आप हमेशा किनारों से शुरू करते हैं। बस यही बात उन्होंने चंद्रगुप्त को समझाई। पहले साम्राज्य के बाहरी कमजोर हिस्सों को जीतो, अपनी ताकत बढ़ाओ, और फिर आखिर में केंद्र यानी राजधानी पर हमला करो। और ये नई रणनीति काम कर गई। चंद्रगुप्त ने पहले उत्तर पश्चिम के इलाकों पर कब्जा किया, अपनी सेना को मजबूत किया और फिर पूरी ताकत से मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर धावा बोल दिया। धनानंद की हार हुई और चंद्रगुप्त मौर्य मगध के नए शासक बने, और इसी के साथ मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। तो साम्राज्य तो बन गया, लेकिन अब असली चुनौती थी इसे बचाए रखने की। और सबसे बड़ा खतरा पश्चिम से आ रहा था, जहां सिकंदर महान का एक जनरल एक नई ताकत बनकर उभर रहा था। तो हुआ ये कि 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर ने सिकंदर के जीते हुए भारतीय इलाकों पर दोबारा कब्जा करने के लिए सिंधु नदी पार की। 2 साल तक जबरदस्त जंग चली और आखिरकार दोनों पक्षों को एहसास हो गया कि ये लड़ाई आसानी से खत्म नहीं होगी। इसके बाद जो शांति संधि हुई वो चंद्रगुप्त के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन थी। उन्हें आज के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा इलाका मिला। साथ ही सेलुकस की बेटी से उनकी शादी भी तय हुई। बदले में सेलुकस को मिले 500 जंगी हाथी, जो उस दौर के सबसे खतरनाक सैन्य हथियार माने जाते थे। इस संधि ने मौर्य साम्राज्य को भारत का पहला, कह सकते हैं, एक इंटरनेशनल सुपर पावर बना दिया। सोचिए, पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक एक ही साम्राज्य था। ये एक ऐसी कामयाबी थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। अब इतना बड़ा साम्राज्य चलाने के लिए एक मजबूत सिस्टम की भी तो जरूरत होती है ना? तो आइए देखते हैं कि मौर्य राज्य की कुछ खास बातें क्या थी और चंद्रगुप्त के बाद क्या हुआ। इस विशाल साम्राज्य का दिल थी इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्यों का शाही निशान मोर था। उनका प्रशासन भी काफी एडवांस था, जिसका सबूत है सौराष्ट्र में बना सुदर्शन बांध जैसा बड़ा पब्लिक प्रोजेक्ट। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भी उनके दरबार में रहे और उन्होंने इस साम्राज्य के बारे में काफी कुछ लिखा। और आखिर में चंद्रगुप्त ने अपने बेटे बिंदुसार को अपना वारिस बनाया। और बिंदुसार ने अपने पिता की विरासत को बखूबी आगे बढ़ाया। बौद्ध साहित्य में उनके बारे में कहा गया है कि उन्होंने 2 समुद्रों के बीच की भूमि को जीता,
जिसका मतलब है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच का विशाल इलाका। मतलब साम्राज्य का विस्तार जारी रहा। और अब हम आते हैं चंद्रगुप्त की कहानी के सबसे हैरान कर देने वाले, सबसे नाटकीय हिस्से पर। अपनी कामयाबी के शिखर पर एक महान विजेता के तौर पर उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। जैन परंपराओं के अनुसार उनके राज के आखिरी सालों में मगध में एक भयानक अकाल पड़ा जो करीब 12 साल तक चला। कहते हैं कि इस त्रासदी ने सम्राट पर इतना गहरा असर डाला कि उन्होंने जिंदगी के मायने पर ही सवाल करना शुरू कर दिया। और इसी समय उनकी मुलाकात हुई जैन भिक्षु भद्रबाहु से। उनसे प्रेरित होकर उस समय के भारत के सबसे शक्तिशाली इंसान ने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने अपना सिंहासन अपने बेटे बिंदुसार को सौंप दिया और खुद एक जैन भिक्षु बन गए। अपना राजपाट, अपना महल, सब कुछ पीछे छोड़कर चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु और उनके शिष्यों के साथ दक्षिण की ओर एक लंबी यात्रा शुरू की। उनकी आखिरी मंजिल थी श्रवणबेलगोला, जो आज भी कर्नाटक में जैन धर्म का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। वहां उन्होंने सल्लेखना का कठोर व्रत लिया। अब ये सल्लेखना क्या है? ये जैन धर्म की एक पवित्र प्रथा है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से खाना पीना त्याग देता है ताकि जीवन के अंत में आत्मा को शुद्ध किया जा सके। और श्रवणबेलगोला की उसी पहाड़ी पर, जिसे आज हम उनके सम्मान में चंद्रगिरी पहाड़ी कहते हैं, उस शख्स ने, जिसने भारत के सबसे बड़े साम्राज्य को बनाया था, शांति से उपवास करते हुए अपने प्राण त्याग दिए।